वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त टीवी सीरीज का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ जिसका नाम है शेरलॉक होम्स। और इस वीडियो में मैं सीजन 1 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जिसका नाम है यस्टरडे इन पिंक। पहले सीजन में ओवरऑल 3 एपिसोड्स है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एपिसोड 2 एपिसोड 3 का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाके इस सीजन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो मैं नेक्स्ट सीजन भी कंटिन्यू करूंगा। तो टीवी सीरीज की बात करें तो अब तक फिलहाल 4 सीजन्स आ चुके हैं, शायद 5वां भी आने वाला हो। और ये टीवी सीरीज ऑफ कोर्स एक नॉवल से ली गई है जिसका नाम भी शेरलॉक होम्स ही है और जिसके ऑथर है ये भाई साहब सर आर्थर कोनैन। यही भाई साहब ने शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर को वजूद में लाया है और इस टीवी सीरीज में शेरलॉक होम्स के कई सारे किस्से देखने को मिलेंगे। सारे के सारे माइंड ब्लोइंग है, स्पेशली शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर। मतलब बंदा इंसान को देखकर उसकी अंतड़ियां गिन लेता है। और कैरेक्टर की बात करें तो ये 2 भाई साहब, इन लोगों तो आप जानते ही हो। बेनेडिक्ट ने शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर निभाया है और मार्टिन फ्रीमैन ने डॉक्टर जॉन वैटसन का। तो खैर चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में ही कुछ वार के सीन्स देखने को मिलते हैं कि तभी एक शख्स घबराते हुए अपने बिस्तर से उठता है और इसी का नाम है डॉक्टर जॉन वैटसन। तो जॉन के बारे में बात करें तो एक एक्स आर्मी डॉक्टर था जो अफगानिस्तान के वार में इंजूर हो गया और उसी वार के सीन्स डॉक्टर जॉन को एक नाइटमेयर की तरह दिखाई देने लगते हैं। और उसी वार की वजह से जॉन एक स्टिक की मदद से चलता है और उसी तरह जॉन का लेफ्ट हैंड शेक करने लगता है। तो अपने नाइटमेयर की बात और अपना इलाज करवाने के लिए ये हमेशा अपने थेरेपिस्ट के पास आता रहता है। जॉन की थेरेपिस्ट जॉन को एडवाइस देती है कि तुमको सिविलियन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसी में जॉन को अपना ब्लॉग लिखने के लिए कहा था, लेकिन जॉन ने अब तक एक वर्ड तक नहीं लिखा। और ऊपर से जॉन अपनी थेरेपिस्ट से कहता है मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर उसके बाद 3 फ्लैशबैक इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला इंसिडेंट अक्टूबर 12 को होता है जहाँ पर एक बिजनेसमैन जिसका नाम है जेफरी भूल के किसी और रेलवे स्टेशन चला जाता है। जेफरी वहाँ से अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल करता है सही ट्रेन सही रास्ता पकड़ने के लिए, लेकिन इसकी पर्सनल सेक्रेटरी जेफरी को कहती है तुम कैब लेके सीधा ऑफिस के पास आ जाओ, बस काफी है। तो यहाँ पर इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप है। तो दूसरे सीन में जेफरी के हाथ में एक टैबलेट एक पिल होता है और ना चाहते हुए भी जेफरी उस पिल को खा लेता है और देखते ही देखते जेफरी कहीं पर तड़प के मर जाता है। तो दूसरे दिन जेफरी की वाइफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और जेफरी की वाइफ यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देती है पता नहीं क्यों मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेफरी की पीएस पीछे खड़े कर रो रही होती है। तो दूसरा इंसिडेंट पेश आता है नवंबर 26 को यानी नेक्स्ट मंथ। और यहाँ पर बहुत जबरदस्त बारिश में 2 लड़के एक ही छाते के नीचे जा रहे होते हैं कि तभी जेम्स नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड से कहता है मैं घर जाकर एक और छाता ले आता हूँ, तुम यहीं पर वेट करना। तो दूसरे सीन में जेम्स किसी जिम में रहता है और उसके हाथ में भी वही पिल मौजूद होती है। तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपती है 18 साल का एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो तीसरा इंसिडेंट पेश आता है जनवरी 27 को जहाँ पर एक लोकल एमएलए की पार्टी चल रही होती है और इसका नाम है बेथ डेवेनपोर्ट। तो देखते ही देखते वो लोकल एमपी उस पार्टी से बाहर जाती है। तो उसी तरह दूसरे सीन में वो औरत एक पिल को लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। तो इस बार एक लोकल एमपी की मौत हुई है, इसलिए पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है उनको अपना स्टेटमेंट देने के लिए। तो इस बंदी का नाम है सर्जेंट सैली डोनोवन, पुलिस में है। तो यहाँ पर डोनोवन प्रेस को ये बताती है कि शायद इन तीनों सुसाइड के पीछे कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इंसान भी बैठा हुआ रहता है और उसका नाम है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ग्रेग लेस्ट्रेड। यहाँ पर प्रेस लेस्ट्रेड को कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है, क्या ये तीनों सुसाइड एक दूसरे से लिंक है? तो लेस्टर कहता है हम अभी तो फिलहाल कोई बात बता नहीं सकते, लेकिन पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेस्टर ये बोलना ही होता है कि वहाँ के सारे लोगों को एक मैसेज आने लगता है और वो है रॉन्ग, जैसा इमेका नोडिगल में हुआ था। तो उसी तरह प्रेस लेस्टर को सेकंड क्वेश्चन पूछती है और फिर से इन सारे लोगों को आंसर में वही रॉन्ग का वर्ड इनको मैसेज में आता है, लेकिन इस बार लेस्टर को एक और मैसेज आता है और वो ये है यू नो वेयर टू फाइंड मी, नीचे यस लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है शेरलॉक होम्स। यानी अब तक ये जो 3 मैसेजेस आए वो सारे के सारे शेरलॉक होम्स ने इन सारे लोगों को भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद डोनोवन लेस्ट्रेड से कंप्लेंट करने लगती है। वो कहती है तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, उसे रोकना होगा। तो लेस्ट्रेड डोनोवन से कहता है
कोई तरीका है तो तुम ही बताओ, मैं उस तरीके से उसको रोक लूंगा। मुझे खुद पता नहीं वो ये सब कुछ कैसे करता है। मतलब यहाँ पर शेरलॉक होम्स की बात हो रही है। उसके बाद जब जॉन पार्क में वॉकिंग कर रहा होता है तो एक आदमी पीछे से जॉन को आवाज लगाता है और ये आदमी अपना नाम बताते हुए जॉन से मुलाकात करता है और इस आदमी का नाम है माइक स्टैनफोर्ड। एक समय पहले माइक और जॉन ये दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। तो ऑफ कोर्स जॉन माइक को पहचान लेता है और ये दोनों कॉफी पीने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। तो बातों ही बातों में जॉन माइक से कहता है मैं जल्द ही लंदन से शिफ्ट होने वाला हूँ, क्योंकि जॉन अपनी जिंदगी अपने पेंशन पर जी रहा होता है जो लंदन में ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये सुनने के बाद माइक जॉन से पूछता है क्या तुम किसी फ्लैट शेयर को ढूंढ रहे हो, मतलब अपना फ्लैट शेयर करने वाला। तो जॉन कहता है कम ऑन, मेरे साथ कौन फ्लैट शेयर करेगा। ये सुनने की देरी माइक हंसने लगता है। इसकी हंसी को देखकर जॉन पूछता है क्यों, क्या हुआ। तो माइक कहता है आज तुम दूसरे इंसान हो, ये वर्ड मैंने दूसरी बार सुना है। तो जॉन माइक से पूछता है पहला कौन। तो यहाँ पर हमारे शेरलॉक होम्स का इंट्रोडक्शन होता है। तो शेरलॉक किसी मुर्दे को बहुत जोर जोर से पीट रहा होता है, मतलब यहाँ पर अपना गुस्सा इस मुर्दे पर उतार रहा है। तो वही मुर्दा घर में शेरलॉक की शायद ये असिस्टेंट है और इसका नाम है मोरली हूपर। मोरली शेरलॉक को फ्लर्ट करने लगती है लेकिन शेरलॉक उसे भाव नहीं देता। तो उसके बाद माइक जॉन को शेरलॉक के लैब ले आता है। तो यहाँ पर पहली बार शेरलॉक और जॉन की मुलाकात होती है। शेरलॉक माइक से उसका फोन पूछता है, उसे कुछ मैसेज भेजना होता है। तो माइक कहता है मैं अपना फोन नीचे ही भूल आया। तो जॉन अपना फोन निकाल के शेरलॉक को देता है। तो उसी तरह शेरलॉक किसी को टेक्स्ट करता है, किसी को मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद शेरलॉक जॉन से पूछता है अफगानिस्तान या इराक। तो जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन शेरलॉक जॉन को देखते ही समझ गया था कि एक मिलिट्री इंसान है। तो जॉन कहता है अफगानिस्तान। तो शेरलॉक कहता है चलो हम दोनों फ्लैट शेयर कर लेते हैं। तो इस बात पर जॉन शेरलॉक से कहता है बस इतना ही, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। ये बात सुनने के बाद शेरलॉक जॉन का कच्चा चिट्ठा निकालता है। शेरलॉक जॉन के बारे में हिस्ट्री ही सुना देता है कि जॉन एक आर्मी डॉक्टर है और वो अफगानिस्तान के वार में पार्टिसिपेट हुआ था और जॉन का एक भाई है जो पियक्कड़ है। इसी के कारण जॉन अपने भाई से दूर रहता है और जॉन अपने भाई से दूर रहने की दूसरी वजह भी है जॉन के ब्रदर की वाइफ, मतलब जॉन के ब्रदर ने उसकी वाइफ से दूर चला गया। और जब जब जॉन अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने थेरेपिस्ट के पास जाता रहता है अपना हाथ पैर चेक करवाने के लिए, क्योंकि जॉन का लेफ्ट हैंड जब जब शेक करने लगता है। और शेरलॉक जाते जाते जॉन को अपना एड्रेस देता है 22-1B बेकर स्ट्रीट, वहाँ पर कल आ जाना तुम। तो जॉन अपने फ्लैट आकर अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट करता है और उस ब्लॉग का नाम है शेरलॉक होम्स। मतलब जॉन को एक कंटेंट मिल गया लिखने के लिए। तो दूसरे सीन में एक और औरत उसी पिल को लेती है और उसी तरह इस औरत की भी मौत हो जाती है। तो दूसरे दिन जॉन शेरलॉक के बताए हुए एड्रेस पर आ पहुंचता है 22-1B बेकर स्ट्रीट। तो यहाँ आने के बाद शेरलॉक डोरबेल बजाता है और एक औरत आकर उस डोर को ओपन करती है और इस औरत का नाम है मिसेस हडसन। तो घर में जाते जाते शेरलॉक जॉन को मिसेस हडसन के बारे में बताने लगता है कि कुछ समय पहले शेरलॉक मिसेस हडसन के केस में कुछ हेल्प की थी, उसके हस्बैंड के केस में कुछ हेल्प की थी। तब से लेते हुए मिसेस हडसन शेरलॉक को अपना रूम दिया, अपना घर दिया रहने के लिए। तो अंदर आने के बाद जॉन शेरलॉक होम्स से ये पूछता है कि तुमको मेरे बारे में इतना सारा सब कुछ कैसे पता चला। तो इस बात पर शेरलॉक होम्स कुछ भी आंसर नहीं देता कि तभी मिसेस हडसन पेपर लेकर शेरलॉक को ये बताती है क्यों ना तुम इस केस को डील करो, इस केस को इन्वेस्टिगेशन करो। लगातार 3 सुसाइड हो चुके हैं। ये सुनने के देरी शेरलॉक विंडो के थ्रू एक पुलिस की कार को देखता है और मिसेस हडसन को कहता है 3 नहीं 4 सुसाइड हो चुके हैं अब तक। क्या तभी भागता हुआ लेस्ट्रेड आता है शेरलॉक होम्स के पास। तो लेस्ट्रेड को देखते ही शेरलॉक होम्स पूछता है कहाँ पर सुसाइड हुआ, किस जगह पर। तो लेस्ट्रेड शेरलॉक को वो एड्रेस बताता है जहाँ पर उस औरत ने सुसाइड किया है। उसके बाद शेरलॉक लेस्ट्रेड से ये पूछता है फॉरेंसिक का इंचार्ज कौन है। तो लेस्ट्रेड कहता है एंडरसन। ये नाम सुनते ही शेरलॉक अपसेट हो जाता है क्योंकि शेरलॉक और एंडरसन के बीच कुछ जमती नहीं। तो लेस्ट्रेड शेरलॉक को क्राइम सीन के पास इनवाइट करके वहां से चला जाता है। लेस्ट्रेड जाने के बाद शेरलॉक सोचने लगता है जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वहां पर एंडरसन है, क्योंकि एंडरसन शेरलॉक को क्राइम सीन में एंटर होने नहीं देता। थोड़ी देर बाद शेरलॉक डिसाइड कर लेता है कि वो क्राइम सीन जाएगा। तो उसी तरह शेरलॉक बाहर जाता है, लेकिन फिर से वो वापस आता है और जॉन से कहता है क्या तुम और खून खराबा देखना चाहोगे। मतलब शेरलॉक जॉन को क्राइम सीन पर इनवाइट करता है। जब ये दोनों कैब में जा रहे होते हैं तो कैब में एक सन्नाटा सा होता है। तो इस सन्नाटे को ब्रेक करते हुए शेरलॉक जॉन से पूछता है बताओ क्या सवाल है तुम्हारे मन में। तो जॉन शेरलॉक से पूछता है पहले तो हम कहाँ पे जा रहे हैं और दूसरा
तुम क्या करते हो एक्चुअली। तो इसके सवाल पर शेरलॉक जॉन को आंसर देता है कि हम एक क्राइम सीन जा रहे हैं और मैं एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव हूँ और दुनिया में एक लौती जॉब है जो शेरलॉक ने फाइंड आउट किया है। मतलब क्राइम सीन के पास जाकर पुलिस की हेल्प करना, इसे ही कंसल्टिंग डिटेक्टिव कहते हैं, जैसा अंजाम पातिरा में था। तो वही टैक्सी में जॉन शेरलॉक से वही क्वेश्चन पूछता है कि तुमको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तो यहाँ पर शेरलॉक अपना मास्टरमाइंड जॉन के सामने रखता है। पहले तो शेरलॉक को कैसे पता चला कि जॉन एक आर्मी डॉक्टर है, उसके बारे में जॉन को एक्सप्लेनेशन देता है, उसके हाव भाव से, उसके बिहेवियर से और उसी तरह उसके स्किन टोन से। और बात करें जॉन के ब्रदर के बारे में शेरलॉक को कैसे पता चला, तो शेरलॉक जॉन से कहता है तुम्हारे फोन से। मतलब जॉन के पास बहुत महंगा फोन है जो ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कि जॉन को किसी ने ये फोन गिफ्ट किया है। और उसी तरह फोन के पीछे 2 नाम लिखे हैं, हैरी वैटसन फ्रॉम क्लारा। इससे शेरलॉक ये अंदाजा लगाया था कि हैरी जॉन का भाई हो सकता है। तो उसी तरह जॉन का भाई पियक्कड़ है, शेरलॉक को कैसे पता चला, इसका एक्सप्लेनेशन जॉन को देने लगता है। जॉन के फोन के चार्जिंग पोर्ट से, इस फोन के चार्जिंग पोर्ट के पास बहुत सारे स्क्रैचेस है। इसका मतलब है इस फोन का ओनर हर रोज रात इस फोन को चार्जिंग रख रहा था। तो शराब पीने की वजह से शायद उसके हाथ लड़खड़ा रहे होंगे, इसकी वजह से वो सीधी तरह से फोन को चार्ज नहीं कर रहा था और इसकी वजह से चार्जिंग के पास कुछ स्क्रैचेस है। और उसी में शेरलॉक जॉन से कहता है शायद सेंटिमेंट के हिसाब से तुमने इस फोन को अपने पास रखा क्योंकि ये किसी की तरफ से गिफ्ट है। तो थोड़ी देर बाद ये दोनों क्राइम स्पॉट पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर शेरलॉक जॉन से पूछता है तुम्हारे मामले में क्या मैं सही था। तो जॉन शेरलॉक से कहता है सारा सब कुछ तो सही था लेकिन एक छोटा सा करेक्शन है। एक्चुअली में हैरी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है उसका हैरियट। मतलब हैरी जॉन का भाई नहीं, उसकी सिस्टर का नाम है हैरियट और क्लार्क उसका पति, जो इन दोनों में फिलहाल डाइवोर्स केस चल रहा है। मतलब मैंने पहले ही कहा था शेरलॉक इंसान को देख के उसकी अंतड़ियां गिन लेता है। तो क्राइम स्पॉट आने के बाद डोनोवन शेरलॉक को रोक लेती है, उसे अंदर नहीं जाने देती। लेकिन शेरलॉक डोनोवन से कहता है मैं इन्वाइटेड हूँ, मुझे लेस्ट्रेड ने बुलाया है और ये है मेरा कोलीग। तो शेरलॉक किसी भी तरह करके आगे बढ़ता है। तो शेरलॉक जब दरवाजे के पास पहुँचता है तो एंडरसन शेरलॉक को रोक लेता है, उसे अंदर जाने नहीं देता। ऑफ कोर्स ये शेरलॉक होम्स है, इसको कौन रोक सकता है। तो फिर से शेरलॉक अपना टैलेंट दिखाता है। शेरलॉक एंडरसन को बहुत एम्बैरेस कर देता है। शेरलॉक एंडरसन से कहता है शायद तुम्हारी पत्नी बहुत लॉन्ग टूर गई है, इसीलिए तुम्हारी डिओड्रेंट की स्मेल डोनोवन के पास आ रही है। शायद तुम दोनों कल रात एक दूसरे के साथ थे। ये सुनने के देर एंडरसन शेरलॉक को रास्ता दे देता है। तो उसके बाद शेरलॉक और जॉन ये दोनों इस लाश के पास आते हैं और मरने वाली औरत का नाम है जेनिफर विल्सन, जो पूरा का पूरा पिंक में होती है। मतलब ये औरत पिंक ड्रेस पहनी हुई होती है और उसी तरह पिंक नेल पॉलिश, पिंक सैंडल भी पहनी हुई रहती है। जेनिफर को शायद पिंक कलर बहुत पसंद था। तो वहीं पर शेरलॉक को एक नोट दिखता है जो इस औरत ने अपने लेफ्ट हैंड से अपने नाखूनों से एक वर्ड लिखा है और वो है रैची। तो शेरलॉक इस वर्ड को अपने दिमाग के डिक्शनरी से सर्च करने लगता है। इसका मतलब है रिवेंज और ये एक जर्मन वर्ड है। लेकिन शेरलॉक को ये वर्ड समझ में नहीं आता, आखिरकार ये औरत रिवेंज क्यों लिखेगी। और शेरलॉक जॉन का इंसिडेंस याद करता है। मतलब शेरलॉक ने हैरियट को हैरी समझ रहा था। उसी तरह शेरलॉक इस वर्ड को कंप्लीट करता है और वो है रैचल और ऑफ कोर्स एक पर्सन का नाम है। तो शेरलॉक जेनिफर के बॉडी को टच करता है, उसके ड्रेस को टच करता है, वो भीगा भीगा रहता है। इसका मतलब है ये कहीं बारिश से आई है, जिसका मतलब है जेनिफर कहीं दूसरे शहर से यहाँ पर आई है। और ऑफ कोर्स जेनिफर यहाँ की रहने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई। उसके बाद शेरलॉक उस औरत के गहने को चेक करता है, सारे के सारे क्लीन रहते हैं सिवाय इसकी अंगूठी के, और ये इसकी मैरिज की अंगूठी है। तो इस अंगूठी से शेरलॉक ये अंदाजा लगाता है कि ये औरत अपनी मैरिज लाइफ से हैप्पी नहीं थी। मतलब अक्सर ये औरत अपनी अंगूठी को निकाल रही थी और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को पता ना चले कि ये मैरिड है। और इस अंगूठी से शेरलॉक ये कंक्लूड करता है शायद इस औरत के कई और अफेयर्स होंगे, इसीलिए ये औरत अक्सर अपने मैरिज रिंग को निकाल रही थी। तो ये सारा सब कुछ चल रहा होता है। तो जॉन को अब तक पता नहीं चलता आखिरकार ये यहाँ पर क्यों है। मतलब इसकी दुनिया अलग है और ये क्राइम स्पॉट पे है, बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो शेरलॉक यहाँ पर एक और बात नोटिस करता है कि उस औरत के हाथ में कुछ ब्रीफकेस के निशानियात मौजूद होते हैं। तो इसे देखकर शेरलॉक लेस्ट्रेड से पूछता है इस औरत का ब्रीफकेस कहाँ पर है, यहाँ पर एक पिंक ब्रीफकेस होना चाहिए, कहाँ पर है वो। तो लेस्ट्रेड कहता है यहाँ पर कोई ऐसा ब्रीफकेस या बैग नहीं मिला हमको। तो शेरलॉक उन सारे पुलिस वालों से पूछता है क्या तुम लोगों ने
तुमने किसी बैग या सूटकेस को देखा है? तो सारा का जवाब यही होता है कि हमने कोई बैग या सूटकेस नहीं देखी। तो देखते ही देखते ऐसा कहते हुए शर्लॉक वहाँ से बाहर चला जाता है, बेचारे जॉन को अकेला छोड़ के। तो यहाँ पर जॉन अपने स्टिक के सहारे से धीरे धीरे बाहर आता है। इसे देखकर डोनोवन जॉन से पूछते हैं, क्या शर्लॉक तुम्हारा फ्रेंड है? तो जॉन डोनोवन से कहता है, नहीं, मैं उससे कल ही मिला, मैं उसके साथ फ्लैट शेयर कर रहा हूँ। लेकिन डोनोवन जॉन से कहती है, जो भी हो बच के रहना, वो एक साइकोपाथ है। उसके बाद जॉन धीरे धीरे अपने फ्लैट जा रहा होता है। जब जॉन एक फोन बूथ के पास आता है तो वो फोन अचानक से रिंग होने लगता है, लेकिन जॉन इस फोन बूथ को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तो इसी तरह दूसरे फोन बूथ के पास जाता है तो वो फोन भी इसी तरह रिंग होने लगता है, लेकिन फिर जॉन इस फोन बूथ को भी इग्नोर कर देता है। जब तीसरे फोन बूथ के पास जाता है वो फोन भी रिंग होने लगता है, लेकिन इस बार जॉन उस फोन को लिफ्ट कर देता है। तो जॉन फोन लिफ्ट करने के बाद पूछता है, हेलो हु इज दिस? तो फोन से जॉन को आवाज आती है, क्या तुम ऊपर सिक्योरिटी कैमरा देख सकते हो? तो जॉन उसी तरह उस कैमरे को देखता है। तो देखते ही देखते वो कैमरा घूम जाता है। उसी तरह 2-3 कैमरेस घूम जाते हैं, मतलब कोई सिटी के कैमरेस को कंट्रोल कर रहा है। तो फिर से वो फोन वाला जॉन को कहता है, तुम्हारे सामने एक कार आकर रुकेगी, तुम उस कार में बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जॉन उसी तरह उस कार में बैठ जाता है। तो उस कार में ऑलरेडी एक लड़की होती है और ये लड़की अपना नाम एंथिया बताने लगती है। ऑफ कोर्स ये इसका फेक नेम है। तो थोड़ी देर बाद वो कार जॉन को एक वेयरहाउस लाती है। यहाँ पर एक लंबा आदमी अपने अम्ब्रेला के सहारे खड़ा हुआ रहता है। यह आदमी जॉन को वेलकम कहता है और इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। तो उसी में जॉन इस आदमी से पूछता है, क्या तुम शर्लॉक होम्स के फ्रेंड हो? तो जवाब में वो आदमी जॉन से कहता है, फ्रेंड तो नहीं, लेकिन उसका एनिमी जरूर हूँ। तो इसी डिस्कशन के बीच जॉन को एक मैसेज आता है, जब कभी भी तुमको टाइम मिले तो बेकर स्ट्रीट आ जाना, नीचे SH शर्लॉक होम्स। उसके बाद यह आदमी जॉन को एक ऑफर देता है। जॉन से कहता है, मुझे पता है लंदन में जिंदगी बिताना बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करना, सिर्फ तुमको शर्लॉक होम्स की हरकतें और उसका स्टेटस मुझे इन्फॉर्म करते रहना होगा। लेकिन जॉन इस आदमी को इनकार कर देता है। तो वहीं पर जॉन को शर्लॉक होम्स की तरफ से एक और मैसेज आता है, इट कुड बी डेंजरस। मतलब शर्लॉक को पता है कि जॉन फिलहाल कहाँ पर है। तो इसी को ध्यान में रखकर शर्लॉक जॉन को वार्न करता है। उसके बाद जॉन अपने पुराने फ्लैट जाता है और अपनी गन निकाल लेता है सेफ्टी के लिए। उस गन को लेकर जब जॉन अपने नए फ्लैट आ रहा होता है तो जॉन इस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ये लड़की जॉन को कहती है बाय बाय। तो फ्लैट में आने के बाद जॉन शर्लॉक से पूछता है वो आदमी कौन था? तो इसके आंसर में शर्लॉक कुछ भी नहीं बताता। तो अपनी बात बदलते हुए शर्लॉक जॉन से कहता है, तुम्हारा फोन लेकर उस टेबल पर एक नंबर है और उस नंबर को ये मैसेज भेजना। और उसी तरह जॉन ये मैसेज अपने फोन में टाइप करने लगता है। मतलब शर्लॉक किसी आदमी को इस एड्रेस पर बुलाया है, 22 नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रीट। तो मैसेज टाइप करने के बाद जॉन उस मैसेज को भेज देता है। उसके बाद शर्लॉक एक पिंक सूटकेस ओपन करता है। ये देखते ही जॉन समझ जाता है कि ये पिंक सूटकेस उस औरत का ही है, यानी जेनिफर का। जॉन शर्लॉक से पूछता है, ये तुमको कहाँ मिला? तो फिर से शर्लॉक जॉन को एक्सप्लेन करने लगता है, शायद जेनिफर किसी के कार में बैठी थी और हड़बड़ाई में वो औरत इस बैग को उसी कार में भूल गई और अफसोस वो औरत मर गई। उसके बाद वो कार वाले इंसान ने इस बैग को देखा होगा। तो इस बैग से इस सूटकेस से छुटकारा पाने के लिए इस सूटकेस को पीछे जाकर किसी डस्टबिन में फेंक दिया। तो शर्लॉक किसी डस्टबिन में चेक करने लगता है तो सच में इसको ये सूटकेस मिलता है। और यहाँ पर शर्लॉक को ये बात समझ में नहीं आती कि जेनिफर का फोन कहाँ पर है। मतलब वो औरत अपना एक फोन तो मेंटेन कर सकती है, लेकिन वो फोन लाश के पास भी नहीं और इस सूटकेस में भी नहीं। और शर्लॉक ये अंदाजा लगाता है कि हो सकता है जेनिफर का फोन उसके मर्डरर के पास हो। इसीलिए शर्लॉक ने जेनिफर के फोन को मैसेज किया और मर्डरर को वो स्ट्रीट मिलने के लिए बुलाया। तो इस तरह से शर्लॉक जॉन को समझाने लगता है कि तभी जॉन का फोन रिंग होने लगता है, लेकिन शर्लॉक उस फोन को लिफ्ट नहीं करता। वो समझ जाता है कि ये फोन मर्डर का ही हो सकता है। उसके बाद शर्लॉक जॉन को 22 नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रीट ले आता है और चलते चलते शर्लॉक कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो इस तरह से ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं और इस रेस्टोरेंट का ओनर शर्लॉक का फ्रेंड है। तो यहाँ पर जॉन बेफिक्र से खाना खाने लगता है, लेकिन शर्लॉक विंडो के थ्रू लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है, स्पेशली जो अजीब से बिहेव करने लगते हैं। तो देखते ही देखते अपोजिट साइड एक टैक्सी
आके रुकती है, लेकिन उस टैक्सी में से कोई पैसेंजर नीचे नहीं उतरता। तो थोड़ी देर बाद वो टैक्सी वहाँ से जाती है। ये देखकर शर्लॉक होम्स दौड़ते हुए बाहर आता है। शर्लॉक को दौड़ता हुआ देखकर जॉन बिना स्टिक के बाहर दौड़ने लगता है। बाहर आने के बाद शर्लॉक अपने दिमाग में मैप बना लेता है कि आखिरकार ये टैक्सी जाती है तो किस रूट से जाती है। ऑफ कोर्स मास्टरमाइंड है। तो इस तरह से शर्लॉक उस टैक्सी का पीछा करते हुए भागने लगता है। शर्लॉक को भागता हुआ देखकर जॉन भी इसके पीछे भागने लगता है। तो कुछ देर चेजिंग के बाद फाइनली शर्लॉक उस टैक्सी को फाइंड आउट कर लेता है और इस पैसेंजर को देखकर शर्लॉक समझ जाता है कि ये अभी अभी लंदन आया है। ऑफ कोर्स ये दोनों रॉन्ग टैक्सी को चेस कर रहे थे। जब ये दोनों अपने फ्लैट आते हैं तो उस रेस्टोरेंट का ओनर जॉन को उसकी स्टिक वापस करने के लिए आता है। अपनी स्टिक देखकर जॉन शॉक में रह जाता है। मतलब जॉन अब तक अपनी स्टिक को भूल चुका था और बिना स्टिक के चल रहा था, भाग रहा था। तो अंदर आने के बाद मिसेस हडसन शर्लॉक से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया, ऊपर बहुत सारी पुलिस मौजूद है। ये सुनने की देरी शर्लॉक घबराते हुए ऊपर जाता है और शर्लॉक के कमरे में ये लोग मौजूद होते हैं पुलिस के साथ, एंडरसन, डोनोवन और लेस्ट्रेड। मतलब एंडरसन रिवेंज में आकर शर्लॉक होम्स की घर की तलाशी लेता है। उसके घर में ड्रग्स सर्च करने लगता है, लेकिन अफसोस एंडरसन को घंटा कुछ नहीं मिलता। तो उसी में लेस्ट्रेड शर्लॉक को ये बताता है कि हमने रैचल को फाइंड आउट कर लिया है। रैचल और कोई नहीं, जेनिफर की बेटी है जो कई सालों पहले मर चुकी है। ये सुनने की देरी शर्लॉक को कुछ भी समझ में नहीं आता। जेनिफर मरते मरते अपने मरी हुई बेटी का नाम क्यों लिखेगी? इट डजंट मेक सेंस और इट मेक सेंस। कि तभी मिसेस हडसन शर्लॉक होम्स को आके बताती है कि तुम्हारी टैक्सी बाहर रेडी है। शर्लॉक मिसेस हडसन को कहता है, मैंने कोई टैक्सी ऑर्डर नहीं की, आप उसको भेज दो। और शर्लॉक फिर से सोचने लगता है, आखिरकार जेनिफर ने रैचल क्यों लिखा, ये रैचल क्या है? और शर्लॉक बहुत सोचने के बाद ये कंक्लूड करता है, हाँ ये हो सकता है, जेनिफर ने जानबूझकर अपना फोन मर्डरर के पास छोड़ा है। उसका फोन बाय मिस्टेकली मर्डरर के पास नहीं गया। जेनिफर ने मरते मरते हमको क्लू दिया है। तो वहीं पर जॉन जेनिफर के सूटकेस को चेक करने लगता है। तो उस सूटकेस को एक टैग लगा हुआ रहता है। उस टैग में एक यूजर नेम लिखा हुआ रहता है। शर्लॉक अपना लैपटॉप यूज करके उस फोन का जीपीएस ट्रैक करने लगता है। और ऑफ कोर्स इस फोन को ट्रैक करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। यूजर नेम तो यहाँ है और पासवर्ड खुद रैचल है। और जेनिफर का प्लान यही था। जेनिफर जानबूझ के अपना फोन मर्डर के पास छोड़ी और वो मरते मरते रैचल लिखा, लेकिन यह लिखने के पहले उसकी मौत हो गई। तो थोड़ी देर सर्च करने के बाद शर्लॉक का लैपटॉप बेकर स्ट्रीट पर पॉइंट आउट करने लगता है, यानी जेनिफर का फोन बेकर स्ट्रीट में मौजूद है। ये देखकर वहाँ की पुलिस शर्लॉक होम्स के घर की तलाशी लेने लगती है कि तभी मिसेस हडसन के पीछे वो आदमी आकर खड़ेता है और इस आदमी के हाथ में जेनिफर का फोन मौजूद होता है, लेकिन कोई भी इस आदमी को ऑब्जर्व नहीं करता। तो फिर से शर्लॉक अपना मास्टरमाइंड चलाने लगता है। हाँ वो मर्डरर टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। मतलब कुछ देर पहले शर्लॉक और जॉन ये दोनों टैक्सी में जो पैसेंजर था उस पैसेंजर पर इन दोनों का शक गया, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही है। मर्डरर पैसेंजर नहीं, मर्डरर ड्राइवर है। तो इस तरह से शर्लॉक सोचने लगता है कि तभी शर्लॉक होम्स के फोन को एक मैसेज आता है जो मर्डरर ने जेनिफर के फोन से शर्लॉक को भेजा है, कम विथ मी। तो शर्लॉक को यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कुछ देर पहले मिसेस हडसन ने टैक्सी ड्राइवर का नाम लिया था, शायद वही मर्डरर है। और इन सारे लोगों को नाम बताते हुए शर्लॉक चुपचाप अपने घर से बाहर जाता है। तो बाहर जाने पर ये टैक्सी ड्राइवर शर्लॉक को वेलकम कहता है और ये कैबी शर्लॉक होम्स के सामने अपना जुर्म कबूल करता है कि उसने उन चारों का मर्डर किया। शर्लॉक पुलिस बुलाने की धमकी देता है। ये सुनने के बाद ये कैबी शर्लॉक से कहता है, तुम पुलिस बुला सकते हो, बुला लो, मैं सरेंडर हो जाऊंगा, लेकिन सच मैं कभी भी सामने नहीं रहूंगा। अगर तुमको सच जाना है तो तुम चुपचाप मेरे साथ आओ। जॉन विक्टिम के फोन को कॉल करते रहता है। कॉल रिंग होता है लेकिन कोई भी लिफ्ट नहीं कर रहा है। और जो शर्लॉक होम्स के घर में पुलिस थी वो सारे लोग उसी फोन को उसी फ्लैट में ढूंढते रहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो फोन उस मर्डर के पास मौजूद होता है। तो कुछ नाम मिलने की वजह से ये सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब शर्लॉक और ये कैबी जा रहे होते हैं तो ये कैबी शर्लॉक से कहता है, उसने मुझे वार्न किया था। शर्लॉक पूछता है, कौन तुमको वार्न किया था? लेकिन कैबी शर्लॉक को कहता है, कोई तुम्हारा फैन है, तुमको फॉलो कर रहा है, वही ने मुझे वार्न किया कि तुम मेरे करीब हो। तो थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो कैबी शर्लॉक को एक एम्प्टी कॉलेज ले आता है जो फिलहाल बंद है। यहाँ आने के बाद कैबी शर्लॉक को कहता है, मैं लोगों को नहीं मारता,
वो मेरी बातों में आकर अपने आप सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनको एटलीस्ट हाथ भी नहीं लगाता और तुम मुझे मर्डरर कह रहे हो। अंदर आओ, तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जब जॉन शेरलॉक को ढूंढते हुए जब बाहर जा रहा होता है कि तभी शेरलॉक के लैपटॉप से एक बीप का साउंड आता है। तो जॉन फौरन इस लोकेशन को देखता है और जॉन इस लैपटॉप को लेकर उस एड्रेस जाने लगता है। तो यहाँ पर ये कैबी शेरलॉक को एक स्टडी रूम ले आता है जहाँ पर ये दोनों फेस टू फेस बैठते हैं और कैबी अपने जेब से 2 बॉटल्स निकालकर टेबल पर रखता है और शेरलॉक होम्स से कहता है इसमें से एक पॉइजन है और दूसरा नॉन पॉइजन और इन दोनों में से तुमको एक सिलेक्ट करना होगा। दिस इज द गेम और जो तुम पहले सेलेक्ट करोगे ऑफ कोर्स मैं दूसरा सेलेक्ट करूंगा। नो चीटिंग एट ऑल। ये सुनने के बाद शेरलॉक उस कैबी से कहता है अच्छा तो तुम इस तरह से लोगों को मारते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई गेम नहीं है, ये 50-50 चांस है। तो कैबी शेरलॉक से कहता है मैं ये गेम 4 बार खेल चुका हूँ और चारों बार मैंने ही जीता है। शायद गॉड मुझे लव करता हो या तो फिर मैं लकी हूँ। चलो तुम ट्राई करो। ये सिर्फ एक चेस की गेम की तरह है, ये एक मूव एक सर्वाइवल। तो इस जीपीएस को ट्रैक करते हुए जॉन इस बिल्डिंग के पास आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन राइट वाले बिल्डिंग के पास चला जाता है, हालांकि ये दोनों लेफ्ट वाले बिल्डिंग में है। तो उसके बाद शेरलॉक इस कैबी की अंतड़ियां गिनने लगता है। यानी जब ये टैक्सी में था तब शेरलॉक इस कैबी के गले के पास एक शेविंग फोम देखा है। इससे ये बात पता चलता है कि ये अकेला है। अगर इसके साथ इसकी बीवी या इसके बच्चे होते तो इस चीज को ये लोग नोटिस करते और कैबी को सही करने के लिए कहते। और वही टैक्सी में शेरलॉक को एक फोटो दिखी थी जिसमें 2 बच्चे थे और एक फटी हुई माँ। फोटो तो बहुत पुरानी है लेकिन फ्रेम बहुत ही नया, जिसका मतलब है ये कैबी की वाइफ ने इन दोनों बच्चों के लेके चली गई और शायद इस कैबी की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही और कैबी के दोनों बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो कैबी टैक्सी चलाकर पैसे कमाता है और अपने दोनों बच्चों को भेजते रहता है। और ये सारा सुनने के बाद कैबी शेरलॉक की बातों को मान लेता है। तो इसी में ये कैबी शेरलॉक को ये बात बताता है कि इसका एक स्पॉन्सर है जो लोगों को मारने के पैसे देता है। मतलब कैबी ने एक जान ली तो उसके पैसे इसके बच्चों को जाएंगे। तो कैबी ये काम अपने खुद से नहीं कर रहा है, इससे कोई करवा रहा है। तो ऑफ कोर्स शेरलॉक होम्स उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन ये कैबी बताने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। ये बोलने के बाद कैबी शेरलॉक से कहता है चलो बहुत हो गई बातें, चलो गेम खेलते हैं, चूज करो जो तुम चूज करना चाहते हो। ये सुनने के बाद शेरलॉक उस कैबी से कहता है अगर मैं बिना सेलेक्ट किए यहाँ से चला जाऊँ तो तुम क्या करोगे। तो वो कैबी अपने पॉकेट से गन निकालता है और शेरलॉक पर पॉइंट आउट करता है। तो शेरलॉक भी कहता है मेरे पास भी गन है, चलो फायर करो, तुम शूट करो मुझे। तो देखते ही देखते ये कैबी शेरलॉक पर शूट कर देता है, लेकिन वो असली गन नहीं होती, वो तो सिर्फ एक लाइटर होता है। मतलब शेरलॉक को ऑलरेडी पता था कि ये एक फेक गन है। एक्चुअली शेरलॉक का इंटेंशन यही था कि इस कैबी के मुंह से सच उगलवाए। तो उसके बाद शेरलॉक वहाँ से जाने लगता है और उस कैबी से कहता है जो भी हो हम कोर्ट में देख लेंगे। तो इसको जाता हुआ देखकर ये कैबी शेरलॉक से कहता है खैर जाते जाते एक बॉटल सेलेक्ट करो, अगर तुम सेलेक्ट करना चाहते हो तो कौन सी बॉटल सेलेक्ट करोगे, कम ऑन। ये सुनने के बाद शेरलॉक इस कैबी के पास आकर जो कैबी के पास एक बॉटल होती है उस बॉटल को चूज करता है। तो यहाँ पर जॉन दूसरे बिल्डिंग में शेरलॉक को ढूंढते हुए रहता है। जब जॉन एक कमरे का दरवाजा ओपन करता है तो ऑपोजिट बिल्डिंग में ये दोनों मौजूद होते हैं और ये दोनों अपने हाथ में उस पिल को लिए हुए रहते हैं। शेरलॉक इस पिल को, इस टैबलेट को लाइट के सामने रखकर बहुत गौर से ऑब्जर्व करने लगता है। जब शेरलॉक इस टैबलेट को अपने मुंह के पास ला रहा होता है तो इसके हाथ भी शेक करने लगते हैं, इसीलिए पास में उन लोगों के हैंड्स भी शेक करने लगे थे। और कैबी उन लोगों को अपनी फेक गन दिखाकर डरा रहा था कि वो कंपल्सरी इस पिल को ले। कि तभी जॉन अपने पास की गन निकालकर कैबी पर शूट कर देता है और वो बुलेट डायरेक्ट कैबी के सीने में जाके लगती है। शेरलॉक फौरन उस होल के थ्रू शूटर को देखता है, लेकिन वो शूटर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो शेरलॉक के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि इसको शूट करने वाला कौन है। तो इस बात को साइड में रखते हुए शेरलॉक उस कैबी से पूछता है क्या मैंने सही टैबलेट चूज किया है, बताओ बताओ डैम इट बताओ। ये सुनने के बाद वो कैबी हंसने लगता है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली गेस कर सकता हूँ कि शेरलॉक ने सही पिल चूज किया होगा। उसके बाद शेरलॉक उस कैबी के जख्म को कुचलने लगता है और इसके स्पॉन्सर का नाम पूछने लगता है कौन है तुम्हारा स्पॉन्सर बताओ। तो ये कैबी मरते मरते एक नाम लेता है, मोरियार्टी। तो शेरलॉक गेस करता है शायद एक इंसान का नाम हो सकता है
या तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो थोड़ी देर बाद पुलिस इस क्राइम स्पॉट आती है। तो लेस्टेड शर्लॉक के पास आकर पूछता है कौन हो सकता है वो शूटर, क्या तुमने कोई चीज ऑब्जर्व की, बताओ। तो शर्लॉक लेस्टेड को बताने लगता है जिसने भी शूट किया वो आदमी वायलेंस के करीब हो सकता है और उसी तरह उस आदमी को गन बहुत हैबिट हो चुकी होगी, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत फ्रीली उस कैबी को मार पाया। और मेरे गेस के हिसाब से शायद ये कोई पुलिस वाला हो सकता है या तो फिर एक मिलिट्री वाला हो सकता है। तो ऐसा बताते हुए शर्लॉक की नजर जॉन पर पड़ती है। तो जॉन को देखते हुए शर्लॉक लेस्टेड से कहता है जो कुछ भी मैंने कहा उसे भूल जाओ, बस भूल जाओ तुम। और शर्लॉक को जॉन को देखकर पक्का यकीन हो जाता है कि वो शूटर और कोई नहीं जॉन ही हो सकता है। उसके बाद शर्लॉक जॉन के पास जाकर कहता है तुमने एक आदमी को कत्ल किया। तो जॉन शर्लॉक से कहता है वैसे भी वो कैबी अच्छा आदमी नहीं था। जॉन शर्लॉक से पूछता है अगर मैं नहीं आता क्या तुम उस पिल को खा लेते। शर्लॉक कहता है ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन शर्लॉक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। मतलब शर्लॉक का बिहेवियर ही ऐसा है, वो अपने आप को जीनियस क्लेवर मानने के लिए किस हद तक भी जा सकता है। अगर जॉन वहाँ पर नहीं आता तो डेफिनेटली शर्लॉक उस पिल को खा लेता, क्योंकि कैबी ने शर्लॉक से कहा था इस गेम से पता चलेगा कि कौन जीनियस है कौन क्लेवर है। तो खैर उसके बाद ये आदमी वहाँ पर आता है जो जॉन को किडनैप किया था और इस आदमी का नाम है माइक्रॉफ्ट होम्स और ये शर्लॉक होम्स का भाई है। ये सुनने की देरी जॉन शॉक में रह जाता है। और माइक्रॉफ्ट एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल है और शर्लॉक अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके बाद जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो जॉन शर्लॉक से पूछता है क्या बताया उस कैबी ने। तो शर्लॉक जॉन को वो नेम बताता है जो कैबी ने इसको बताया था, मोरियार्टी। पता नहीं कौन है ये, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इन दोनों को जाते हुए देखकर माइक्रॉफ्ट एंथिया से कहता है इन दोनों पर तुम नजरें रखना, इन दोनों की स्टेटस मुझे देते रहना। एंथिया माइक्रॉफ्ट से पूछती है किन दोनों की सर। माइक्रॉफ्ट कहता है शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर जॉन वैटसन। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस सीजन को कंटिन्यू कर सकते हो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।